स्क्रीन शेयर है? यस सर। ओके। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि उनकी डिक्रीज रिस्क फैक्टर और इंक्रीज रिस्क फैक्टर, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन बताई थी, काफ़ी डिटेल में इस पे बात की थी, और एक एक फैक्टर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया था कि इससे क्या जो है मतलब है और किस सिग्निफिकेंस इसका क्या है ब्रेस्ट कैंसर्स की प्रिवलेंस में। सो next, the etiology of breast cancer remains largely unknown, though a number of factors have been associated with the risk of developing the disease. So हमेशा ये बात करते हैं कि इसमें से अक्सर जो चीज़ें हैं वो अभी तक अननोन समझे जाते हैं, लेकिन अननोन इस सेंस में कि जो रिस्क फैक्टर्स है वो नोन है, लेकिन इसके अलावा भी कोई जो चीज़ है, मैकेनिज्म्स है, ये वो चीज़ें वो अभी तक, अब अगर मैंने बात की है कि इसमें से ये हार्मोन्स का जो है बैलेंसिंग फैक्टर है और बहुत जो है डोमिनेंट फैक्टर है, लेकिन अब ये डोमिनेंट फैक्टर कितना डोमिनेंट है, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म्स में कितनी ज़्यादा जो है ये कंट्रीब्यूट करता है ब्रेस्ट कैंसर्स को इसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी में। सो वो उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो उस लेवल का अभी तक जो है नहीं हुआ है। बहरहाल हुआ है, एविडेंस है भी, लेकिन एस्टेब्लिश्ड एविडेंस में भी अभी उनके टाइम जो है लगने हैं। तो इसी वजह से ये बात करें कि अक्सर जो है लार्जली अननोन है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स जो है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज रिस्क फैक्टर्स और बीन एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज। सो वही रिस्क फैक्टर्स के बेस पे अभी तक इनकी इटियोलॉजी हम कंसिडर करते हैं। इसी वजह से मैंने रिस्क फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया था पिछले लेक्चर में। Second, ये बात कर रहे हैं कि evidence also strongly suggests that breast cancer's biology involves complex interaction between sex hormones, genetic factors, environment and lifestyle. ये भी, इसमें भी हमारे पूरा जो कल का लेक्चर था और हमने इसको हर एक एंगल से कवर करने की कोशिश की थी, उसमें से वो सारी चीजें यहाँ पे दोबारा आ गई है, ठीक है, जिसमें से सेक्स हार्मोन्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है, उनकी कंट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हर चीज आ जाती है, ठीक है। उसमें से यहाँ तक कि मैंने जो बात की थी कि जो है एक्सपोजर्स, यहाँ तक कि रेज या रेडिएशन एक्सपोजर्स का भी इसमें से रोल है, और बाकी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लाइफस्टाइल, सो लाइफस्टाइल हमेशा जो है हम उसको किसी भी डिजीज से निकाल नहीं सकते, और लाइफस्टाइल से मतलब ये कि जो वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल है वो कुछ डिजीज में ये मानते हैं कि कुछ डिजीज में इसका जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत हाई रिस्क फैक्टर में उनको जो है लिया जाता है। सो वो लाइफस्टाइल, सो लाइफस्टाइल जो है वो गुड लाइफस्टाइल नहीं है, बेटर लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं। लाइफस्टाइल मीन्स जो बेड है इसके लिए जो वेस्टर्नाइज है वो लाइफस्टाइल, जो आजकल हम पाकिस्तान में भी अपना चुके हैं। So non-invasive cancers stay within the milk ducts or lobules in the breast. They do not grow into or invade normal tissues within or beyond the breast. So ये डिस्कस किया था, मैं जस्ट इसको एक रीड इसलिए दे रहा हूँ कि जो पिछला हमने पढ़ा था वहाँ अक्सर हमारे पास होते हैं वो ग्राफ्स थे या पिक्चर्स थे, इमेजेस थे, फ्लो चार्ट्स थे। सो उसमें फिर कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाती है जब वो रिटर्न फॉर्म में आपके पास ना हो। जस्ट मैं उनको थोड़ा सा जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं, और ताकि आपके पढ़ने के लिए हो कि उनमें से क्या हमने दो चीज़ें वहाँ पे क्लियर की थी कि इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, ये दोनों नेचर्स के होते हैं, जिसको हमने बिनाइन का भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था फॉर नॉन इन्वेसिव। सो ये नॉन इन्वेसिव स्टे विद इन द मिल्क डक्ट्स एंड और लब्यूल्स इन द ब्रेस्ट। सो ये यहाँ तक लिमिटेड रहता है, तभी वो बिनाइन है, वो जो है मूवमेंट उनकी जो है ब्रेस्ट के अंदर जो है लोकेशंस भी ना चेंज कर रहा है, ना ही वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। दे डू नॉट ग्रो इनटू और इन्वेड नॉर्मल टिश्यूज विद इन और बियॉन्ड द ब्रेस्ट। सो वो वहां पर भी जहां पर वो लोकेट कर रहे हैं वहां पर भी नॉर्मल सेल्स को जो है वो उसको जो उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिग्नलिंग ये पास नहीं कर पाते, नहीं करते, तो दैट्स व्हाई वो नॉन इन्वेसिव रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बाउंड्री आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है। नॉन इन्वेसिव यही रहा है। So non-invasive cancers are sometimes called carcinoma in situ in the same place. मतलब है कार्सिनोमा, लेकिन चूंकि नॉर्मल सेल्स तो है, लेकिन अनकंट्रोल्ड उसकी जो ग्रोथ है वो एग्रेसिव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो जो है अपने जो
सराउंडिंग टिश्यूज है, सेल्स है, उसको भी इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वहां उनके बैड सिग्नलिंग अल्ट्रेशंस पास नहीं कर पाते। सो इसी वजह से वो फिर जो है नॉन इन्वेसिव रहते हैं। इसको प्री कैंसर भी कहा जाता है, दैट्स व्हाई इसको भी मैं यही बात कर रहा था कि नॉन इन्वेसिव को भी आपने ये नहीं समझना है कि कुछ है ही नहीं। जो भी इस तरह का मास, जो मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, गिल्टियां टाइप की चीजें फील जो हो, तो उन लोगों को चाहिए कि वो स्क्रीनिंग्स की तरफ जाए, चाहे वो नॉन इन्वेसिव है या इन्वेसिव है, तो दोनों के लिए जरूरी है कि वो जो है स्क्रीनिंग्स पे जाए। ठीक है, तो इन्वेसिव कैंसर्स जो ग्रो इनटू नॉर्मल सेल्स, हेल्थी टिश्यूज एक्सेट्रा, उसके अपोजिट होगा। सो ये चीज क्लियर है, हमने कल इसको डिस्कस किया था। सो मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर्स आर इनवेसिव। जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो मोस्ट टाइप्स हमें इन्वेसिव मिल जाते हैं, मतलब ये जो गिल्टियां, ये जो मास लम्प्स फील हो रहे होते हैं, इनमें से इन्वेसिव के चांस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन इन्वेसिव। और दूसरी जो बाउंड्री हमने वो कीजिए है कि नॉन इन्वेसिव शुड बी कन्वर्ट या कुड बी कन्वर्ट या कैन बी कन्वर्ट टू इन्वेसिव। सो नॉन इन्वेसिव भी हमेशा नॉन इन्वेसिव नहीं है, वो इन्वेसिव में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इसलिए उसकी प्रॉपर प्रिवेंशन मेजर्स इस्तेमाल होनी चाहिए, जिसमें से सारी चीज़ें जो उसकी रिस्क फैक्टर्स है उसको डिलीट किए जाए, उसको मिनिमाइज किए जाए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके एडिशनली जो है कुछ ट्रीटमेंट प्लान भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, और खासकर हर्बल ट्रीटमेंट प्लान्स के ऊपर जो है मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ यहाँ पर, कि जो इस तरह की नॉन इन्वेसिव वो होते हैं, उसमें से एलोपैथी की तरफ जाना जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल एलोपैथी भी इस्तेमाल की जाती है, फिजिशियन उसकी तरफ फौरन जंप लगाते हैं। नॉन इन्वेसिव में भी ट्रीटमेंट प्लान होती है, डिस्कस करते हैं आगे। So in some cases, breast cancers may be both invasive and or non-invasive. So non-invasive हो सकते हैं और invasive हो सकते हैं, both। ठीक है, सो ये भी चूंकि मैंने कहा कि कन्वर्जन है उसकी हो रही है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो जो है नॉन इन्वेसिव कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दोनों की भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर ये जो चीज़ है, ये फिर जो मैं कहता हूँ कि फिर फिजिकल स्क्रीन जो है टेस्ट किए जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशली जो है इन चीज़ों के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज होती है, फिर वो डिफाइन करते हैं कि कौन किस टाइप का लैंप से मूवेबल है, अनमूवेबल है, मास रेजिड है, सॉफ्ट है, किस टाइप की वो गिल्टियाँ है। ठीक है, क्योंकि टिश्यू नॉर्मल टिश्यू से तो हट के वो, जब हम गिल्टियाँ बोलें या लम्प्स बोलें तो वो ऑटोमेटिकली अलग चीज़ है, लेकिन अब अलग किस नेचर के हैं। ठीक है, ये फिर जो है एक फिजिकल स्क्रीनिंग से भी अंदाजा हो जाता है उन एक्सपर्ट्स लोगों को कि ये हो सकता है कि इन्वेसिव है, ये हो सकता है नॉन इन्वेसिव है, वो पहले से ही उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये हल्की सी इसमें से डिफरेंशिएशन, ऊपर ऊपर जो हमने इन्वेसिव का जिक्र किया, हम इसके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर जा रहे हैं। So whether the cancer is non-invasive or invasive or invasive will determine the treatment choice and how patients might respond to the treatment they receive. तो ये ऑप्शंस जहन में रखें कि दोनों के लिए ट्रीटमेंट प्लान्स की जाती है, और फिर उन्हीं नेचर्स के ऊपर जो है उसकी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट प्लान सेलेक्ट की जाती है। तो ऐसा नहीं है अगर, और ये भी मैं बता दूं कि हर स्पेशलिस्ट जो है वो इतनी एक्सपर्टी नहीं रखता कि नॉन इन्वेसिव में से जो है वो ऑप्टिमम डिफरेंशिएशन भी कर सके और ऑप्टिमम या रैशनल प्रिस्क्रिप्शन सजेस्ट कर सके। तो ये लिमिटेशंस फिर होती है, जिसकी वजह से फिर अक्सर लोगों को डॉक्टर स्विच करने पड़ जाते हैं। और पिछली हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, इस तरह कुछ टाइम हुआ होगा, एक पेशेंट्स को इस तरह जो है यही स्क्रीनिंग के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया हुआ था। तो वहाँ पे वो पेशेंट्स मुझे जो है उसका जो अटेंडेंट था वो मुझे बात कर रहा था कि वहाँ पे जब हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे कुछ और लोग भी जो है इस तरह स्क्रीनिंग के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे जो है ये मशवरा दिया है कि आप ना डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लो और बस चले जाओ। तो मैंने कहा कि क्यों, आप तो बैठे हैं, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? कह रहे थे हम कोई बाकायदा कोई 2 साल से इस डॉक्टर के साथ अटैच है और आज तक हमें ये डिफाइन नहीं हुआ है कि जो है कैंसर, मतलब वो तो उनको तो इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव की बात नहीं कर रहा था कि ये कैंसर है या नहीं है, मतलब गिल्टियां उनकी जो है थी, लेकिन अभी तक हमें ये ना ये उन्होंने डायग्नोस करके दिया हुआ है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लान हमारे ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ चक्कर काट रहे हैं।
सो ये भी एक्सपीरियंस है कि ऐसे भी लोगों के साथ जो है यही पेशावर मार्केट की बात है। सो दैट्स व्हाई इनमें से ये जो चीज़ें कि कुछ बेसिक्स जो है आपको पता होनी चाहिए और आप लोगों को जो है काउंसल कर सकें कि इनमें से आपको कब जो है स्क्रीनिंग के ऊपर जाना चाहिए, और स्क्रीनिंग का अगर एग्जैक्ट कहीं पर उससे बाकी पैरामीटर से पता नहीं चल रहा है तो फिर उनको एग्जैक्टली लाइफ स्टाइल्स और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, रिस्क फैक्टर है, उसको डिलीट कर लेना चाहिए। कोई ट्रीटमेंट प्लान उसको शुरू नहीं कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर उससे वो सही नहीं हुआ और वो चीज़ सामने आ गई मजीद एक स्टेज के ऊपर, फिर जाके जो है उसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इसकी इतनी सिंपल नहीं है जिस तरह बुक्स में लिखा हुआ है कि ये अर्ली डायग्नोस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट। अब इसकी बाउंड्रीज जो है क्लियरिफाई नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें ये पता नहीं चलता। जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स में से अब ये नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव में से फर्क जो है बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे क्लियरली तो हमने कुछ एटम निकाल लिए जिससे पता चल रहा है कि ये इन्वेसिव है, लेकिन हर दफा पे आपकी हिस्टोपैथोलॉजी ये इतनी इंडिकेशन साफ नहीं देता। so that's why जो क्लियरली स्टेज प्रोसीडिंग स्टेज है उसमें क्लियर पता चल जाता है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन जब प्रोसीडिंग स्टेज नहीं है जिसमें से डायग्नोसिस का बहुत ज्यादा फायदा है, अर्ली डिटेक्शन, उसमें से कंफ्यूजन बहुत है। सो most patients presenting with invasive breast cancers today have a small tumors with negative lymph nodes, that is stage 1 or 2। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन इज समथिंग एल्स lymph nodes की, लेकिन हमने उसी lymph nodes में से उसी इन्वेसिव सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, उसकी मल्टीप्लिकेशन है, वो शुरू हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमेशा हमें इन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स जिसमें से हम यूजुअली हमें जो है रिपोर्ट हो जाते हैं, डायग्नोस हो जाते हैं, लेकिन लैम्फ नोड्स के ऊपर स्प्रेड नहीं हो पाते। तो मोस्ट केसेस में ये चीज सामने आती है कि लैम्फ नोड्स इफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि एक अच्छा जो है वो होता है कि लैम्फ नोड्स इफेक्टेड, क्योंकि लैम्फ नोड्स तो फिर अपने सिर्फ इन ब्रेस्ट रीजन्स के साथ तो उसका जो है वो लिंक नहीं है, उसका लिंक्स उस इसी रीजन में जो और जगह पे है वहां पर भी इसी सेल्स को जो है वो वहां पे वो प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको वहां पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वहां भेज रहे होते हैं, तो नॉर्मल सेल समझ के, तो वो वहां पे भी ये जो इस तरह की इन्वेसिव ग्रोथ है वहां पे शुरू हो जाती है। सो द गोल ऑफ थेरेपी फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इज टू क्योर। ठीक है, ये थेरेप्यूटिक्स में है, ऊपर लिखा हुआ है। तो इस थेरेप्यूटिक्स में जो मेन गोल है वो है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इज टू क्योर। अर्ली, सो अर्ली को क्योर करना आसान है, उससे जो है सर्वाइवल की भी चांस अच्छे हैं, उससे रिकवरी की भी चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो अगर ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करना है तो अर्ली डिटेक्शन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। Surgery alone may be able to cure approximately 1/3 to 1/2 of all patients with early stage breast cancer। ये कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से अर्ली स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 100% रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, सो उसमें से सर्जरी जो है वो सिर्फ सर्जरी को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो भी 1/3 to 1/2 लोग उससे सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% से मतलब ये नहीं कि सर्जरी से 100% लोग रिकवर हो। 100% मतलब फर्स्ट अर्ली डिटेक्शन में, अर्ली डायग्नोसिस में अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो फिर 1/3 हर 3 में से एक बंदा जो है वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, बाकी ये नहीं कि वो मर जाता है, लेकिन वो मतलब मजीद स्टेज उसका आगे बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं, उसको हमें मजीद जो है बाकी चीजों को भी ऊपर लेके जाना चाहिए। वो सिर्फ सर्जरी ओनली ऑप्शन नहीं है उनके लिए। अप टू 1/2, तो मतलब ये है कि 33 टू 34 टू 50% इसके चांस है कि लोगों को रिकवरी पॉसिबल है विद सर्जरी। Certain tumor features warrant additions of systemic therapy। अक्सर को फिर जरूरत पड़ती है कि हम कंटिन्यूटी उसकी मजीद ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर करें। ठीक है, सो एक ट्रीटमेंट प्लान सर्जरी, ठीक है, उसकी बात कर ली है। सर्जिकल प्रोसीजर्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। अब ये सर्जरी जो है काफी चेंज इसमें की गई है, और सिर्फ पास्ट 50 ईयर नहीं, पास्ट 20 ईयर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस है। पास्ट 10 ईयर्स का अगर आप कर लें तो
2010 to 21 में भी चेंजेस काफी आई है, लेकिन बहरहाल 20 के बाद 2000 के बाद काफी चेंजेस है। सो पास्ट 20 इयर्स में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस है, ठीक है। सो ये 50 इन्होंने रिफ्लेक्ट किया था, मैं इसको 20 समझता हूँ, ठीक है। सो यही 20 इयर्स में काफी सिग्निफिकेंस जो है सर्जरी में इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। सो उसमें से जो लेस aggressive surgical options for early invasive breast cancers includes total mastectomy and breast conserving surgery (BCS). मैंने बताया था कि इसमें से अक्सर जो है पता लगाते हैं तो अक्सर को जो है पूरी एक ब्रेस्ट जो है उसको रिमूव करना पड़ जाता है, या फिर इस तरह होता है कि ब्रेस्ट का कौन सा पार्ट है, निपल रीजन में से पार्ट होता है तो उसको रिमूव करके उसकी दोबारा जो है वो स्टिचिंग करते हैं। लेकिन फिर डिपेंड्स करता है, क्योंकि अक्सर जो है गुड ऑप्शन जो होता है वो कंप्लीट रिमूवल होता है, ठीक है, और वन साइड जो भी उसकी अफेक्टेड है। सो ये सर्जिकल ऑप्शन में से टॉप है, तभी ये जो है उनके चांस इतने ऑप्टिमम है कि 1/3 या 1/2 जो है लोग फिर बच जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये स्प्रेड नहीं हुआ है, तब अगर स्प्रेड आगे पीछे हुआ है तो भी हम आसानी हो जाती है, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो उसकी तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद उसने लैंफ को या आगे थोड़ा बहुत जो है उसकी जो है लैंफ को भेजे थे, तो लैंफ तो फिर उसी सिर्फ अगर आपने पूरी एक ब्रेस्ट का पार्ट हटा दिया तो फिर भी वो क्या होगा, वो सिग्नल्स तो भेज रहा है, और सिग्नल्स में उसमें से भी उसके इन्वेसिव सेल्स वहां पे भी गए हुए हैं, उसको भी इफेक्ट किया हुआ है। तो ये चीज को भी आप समझे, ठीक है। लुपेक्टोमी, अच्छा यही है कि फिर उसमें से भी ऑप्शनली आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पार्ट है, कितना पार्ट है कितना नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मोस्ट ऑप्टिममली वो ब्रेस्ट को ही हटाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर अर्ली except for the elderly and patients with substantial comorbidity medical conditions या comorbid medical conditions, radiation therapy is an integral adjunct to breast conserving surgery। BCS के साथ जो है जो सर्जरी की हमने बात की है, जो आप समझ लेंगे उसकी ज्यादा एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या उसकी सक्सेसफुल रेट ज्यादा है, लेकिन फिर भी रेडिएशन थेरेपीज के ऊपर बहुत ज्यादा हो देते हैं, ठीक है। सो ये हमने पिछला सर्जरी के ऊपर वो फोकस किया, अब रेडिएशन थेरेपीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि रेडिएशन थेरेपीज में भी अक्सर जो है इसकी लिमिटेशन ये है कि लोगों को अगर कोमॉर्बिडिटी है जिसकी वजह से वो मजीद मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मजीद उसको प्रॉब्लम्स भी है हेल्थ वाइज, सो यूजुअली अच्छा ऑप्शंस भी नहीं रहता, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, कभी इसको जो है एडजुवेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके साथ एडजेंट कर लेते हैं, या फिर कभी मतलब सर्जरी के साथ, या फिर कभी जो है वो ऑप्शन रहता ही नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट पब्लिश्ड रिजल्ट्स कंफर्म दैट कीमोथेरेपी इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, कीमोथेरेपी को सेलेक्टेड पेशेंट्स में होना जरूरी है, कौन सा टाइप, कौन सी ग्रुप, कौन सी कॉम्बिनेशन में आप दे रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये भी एडजुवेंट इस्तेमाल हो रही है और कॉम्बिनेशन में है। हार्मोनल थेरेपी, ठीक है, इन पेशेंट्स विद हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव डिजीज, हमने कल बात की थी कि हार्मोन्स है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और HER2 की हमने बात की थी कि ये वही हार्मोन्स है कि हमें क्या करते हैं, हमारे पास जो हार्मोनल थेरेपीज है उसमें से इनकी पॉजिटिव या नेगेटिव ऑप्शंस का आना जरूरी है कि वो कैंसर सेल्स में या कैंसर रीजन्स में पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिव आ रहे होते हैं तो उसके लिए अलग हमारी अटेम्प्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं तो फिर ये हार्मोनल ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डिजीज में हम हार्मोनल थेरेपीज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हार्मोनल थेरेपीज ऑप्शन जो है वो गुड नहीं है सिर्फ उन लोगों के लिए जिसमें पॉजिटिव है रिसेप्टर्स ज्यादा, ठीक है, वो हार्मोन रिसेप्टर्स। So anti-HER2 therapies in tumors with amplification or our expressions of HER2। So कभी कभार हमें anti-HER मतलब ये भी हार्मोनल थेरेपी ही है, लेकिन इसमें से क्या चीज़ है, हम उसको हार्मोन्स रिप्लेसमेंट्स के बजाय उसके एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि फिर क्या होगा कि उसकी एम्प्लीफिकेशन और एक्सप्रेशन ना हो, ठीक है। सो इसको एंटागोनाइज करना या इसको रिप्लेस करना बात ठीक है, लेकिन ये टोटल थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। Besides this, appropriate combination of these therapies improve disease-free survival and or all survival in patients with early stage breast cancer। हमने वहाँ पे DFS और OS को पढ़ा था कि डिजीज फ्री सर्वाइवल क्या है, ठीक है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसकी किसी की सर्वाइवल की ज्यादा हो रही है, और सर्वाइवल पे क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट है।
ठीक हुआ। सो इसको थोड़ा सा रीड करने के बाद रीडिंग हमने की, उसमें से कुछ चीज़ों को हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें अभी आगे आएगी। सो योर प्लान विल बी बेस्ड ऑन स्टेज, टाइप, पर्सनल एंड हिस्ट्री। ठीक है, स्टेज आपको पता है कि हमें स्टेज का पता हो तो फिर उसी हिसाब से सेलेक्ट किए जाएंगे जो है कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन में से स्टेज के ऊपर उसका मेन फोकस होना चाहिए। सेकंड टाइप से हमने बता दिया था कि उसकी जो है नेचर क्या है। ठीक है, नेचर से मीन उसमें से हार्मोन्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा जो है ब्रेस्ट कैंसर में से एक एक्स्ट्रा समझ लें कि ऑप्शन है कि जिसमें से हार्मोन्स पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड्स करेगा कि कौन से टाइप का है। देन एज, हेल्थ एंड साइकिल, ये मैसेज साइकिल की बात कर रहे हैं। इसमें से ये भी बात होगी कि वो कौन सी उसमें है, तो है बिफोर मेनोपॉज है या विद मेनोपॉज है, फिर उसकी मैसेज साइकिल्स की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है ताकि फिर जो प्लान किया जाए तो उसमें से उसकी ये कंडीशंस, पर्सनल कंडीशंस भी साथ शामिल की जाए। ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है और एज कितना है, पे डिपेंड करेगा हम कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है। हम जब ऑप्टिमाइजेशन की मेडिसिन लिखना, कि हमें जो पता है कि ये जो है ब्रेस्ट कैंसर में ऑप्शन है, तो ये जानना जो है मुश्किल नहीं है, चाहे डॉक्टर हो चाहे डॉक्टर ना भी हो, कि ये मेडिसिन जो है ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होती है। लेकिन अब इस पेशेंट्स के लिए, इस स्पेसिफाइड पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है, वो भी लिखना जो है कलम या पेन आपको नहीं बोलेगा कि ये वाला मेडिसिन लिखो, ये वाला ना लिखो। कोई भी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। फिर रैशनल और रेशनल का जो मसला है वो यही है कि क्या वो जो मेडिसिन आपने लिखी है वो प्रिसाइज है, प्रिसीजन मेडिसिन है इस पेशेंट्स के लिए या नहीं है। ठीक है, उसकी बाकी सारी फैक्टर्स को देख के, एंड देन हिस्ट्री, उसमें से फिर बाकी पूरी हिस्ट्री जो है आ जाएगी। इस हिस्ट्री में फिर हर टोटल बात के मतलब कि उस पहली दफा हिस्ट्री में ये भी चीज़ है कि वो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है या वो रिपीटेड ट्रीटमेंट प्लान में है, तो पास्ट हिस्ट्री भी इसमें शामिल होना जरूरी है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी उनकी जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल करना जरूरी है। ठीक है, वो भी शामिल होगी तो ट्रीटमेंट प्लान अच्छा होगा। ऑप्शंस क्या है डिस्कस किया था। सर्जरी है, इंसिजन लगाए जाते हैं एक छोटा पार्ट हटाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसको मैंने बता दिया था कि ये भी अब अपॉर्चुनिटी होती है कि टोटली रिमूव करना पड़े, लेकिन पोर्शन वाइज का ऑप्शन जो है ज़्यादा पेशेंट्स को जो ये जो ट्रीटमेंट प्लान है ये पेशेंट खुद सेलेक्ट करता है। आप बताओ ये पेशेंट एग्री करेगा तो आगे जाओगे। ठीक है, ये शायद आगे भी मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन में मैं ये फैक्टर डाला हुआ है कि जो चीज़ें आप क्लास में डिस्कस करते हैं, आई डोंट नो कितने लोग सुनते हैं कितने नहीं लोग सुनते हैं, और फिर जो है बाकी फिगर से जो चीज़ें नहीं लिखी हुई होती वो तो आपको बता नहीं रही होती, फिर ना आप वो तैयार करते हैं ना वो रिवाइज करते हैं, ना ही आपकी हैबिट है कि कहीं बुक छुटा के चेक करें। बहरहाल आपको साथ में चैप्टर भी शेयर करूंगा जिसमें से बड़ी सारी बातें ऐसी होगी जो मैंने नहीं की होगी, वो आप खुद पढ़ेंगे और आपको जो पता चलेगा मजीद आप अपना कंसेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अच्छी कंसेप्ट होना जरूरी है इस सारी चीज़ों में। सो सर्जरी, रेडिएशन, ठीक है, हार्मोन्स थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। अब ये दो चीज़ें हार्मोन थेरेपी को मेथड पे समझ के, अगर मैं सर्जरी, रेडिएशंस एंड देन ये लोकल एंड सिस्टमिक में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी। ठीक है, ये चीज़ें ऑप्शंस है। ठीक है, इस ऑप्शंस को हर जगह पे जो भी बुक्स आपके साथ में मैं चैप्टर शेयर करूंगा इन्हीं ऑप्शन में से सारी बात करेंगे, इससे आगे नहीं निकलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं निकलना चाहता हूँ उससे थोड़ा। ठीक है, और लाजमी बात है जिस चीज़ को मैं बात करूंगा तो थोड़ा बहुत मेरे पास रेफरेंस होना चाहिए। सो इसमें इन्होंने एक हॉस्पिटल की बात की है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में से लोकल, सिस्टमिक एंड नेचुरल। ठीक है, मैं इस नेचुरल्स की भी बात करूंगा। ठीक हो, अब यहाँ पे चेक करें इसमें से चीज़ें एब्रीवेशन की लिखी हुई है कि क्या मतलब है इनका। मैंने इसको डिफिनेशन से एक लेवल के ऊपर लिखी है कि आपको पता चले। ठीक है, बहरहाल ये सिंपल जो टेक्निक्स है ये रेडियोथेरेपी ही है। ठीक है, इसमें जो है बॉडी में लगाए जाते हैं
समझ लें कि बॉडी के अंदर पैचेस फॉर्म में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लगाया जाता है और वो रेडियो एक्टिविटी उसकी फंक्शन से उस सेल्स को जो है डैमेज करते हैं और उसको किल करते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यूज में लगाया जाता है। ठीक हुआ, पैचेस फॉर्म में जो टिश्यूज जो रिफ्रैक्टिव टिश्यू है उसमें लगा के उसको जो है ऊपर उसको स्टिच किया जाता है। ठीक है, फिर उसको दोबारा रिमूव भी किया जाता है। कुछ चीज़ें एब्जॉर्बेबल होते हैं, वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली जो है डिपेंड्स करेगा कि किस टाइप्स की पैच या कौन सी पैच में से कौन सी रेडियो एक्टिव को इन्होंने एज अ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सर्जिकल ऑप्शन है ये भी, सारी सर्जिकली लगाया जाता है। इसके अलावा भी ठीक है, आप जो है उसको अगर अबव द स्किन लगाया जाए और फिर वो ये फंक्शंस करे स्किन के ऊपर जो है इस तरह की, जिस तरह हम पट्टी लगाते हैं उस तरह की फॉर्म में भी लगाया जाए तो भी इसकी एक्टिविटी जो है आएगी। लेकिन साथ ही साथ एक जो दूसरी चीज जो है RFA, ठीक है, ये भी वही चीज है कि हम क्या कर लेते हैं, या इसको जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एबल्शंस कहते हैं। ठीक, अब सारी एब्लेशंस, सो ये रेडियोएक्टिव एब्लेशंस क्या चीज है, RFA। It is a minimally invasive techniques that shrink the size of tumor and use or other growth in the body। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वही फंक्शंस करेगा। रेडियो एक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी उसकी ये एडजस्ट की जाती है कि ये क्या करेगा, उस जो मास को है लाने बाद जब किल करेगा तो उसकी मास का साइज कम होता जाएगा और वही दोबारा आपकी बॉडी का जो क्या कहते हैं इसको, लिम्फेटिक सिस्टम है उसको क्लियर करेगा। ठीक है, तो क्लियर लिम्फेटिक सिस्टम से होगा तो फिर कभी कभार जो इन्वेसिव सेल्स लिम्फेटिक टिश्यूज में आ जाते हैं एज अ वेस्टेज, या उसकी वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है, वो वहाँ भी चला जाता है, वहाँ पे भी ग्रो करने लग जाता है, तो इसमें चांस जो है फिर बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं समझा जाता, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर प्रोसीड करता है कैंसर को। ठीक है, क्रियो सर्जरी, सर्जरी की हमने बात की है, नॉर्मल सर्जरीज में हमने बात की थी, लेकिन जो क्रियो सर्जरी है ये जो है एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन है। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं क्या चीज लिखा है, a type of surgery that involves the use of extreme cold to destroy abnormal tissues। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई किया जाता है ताकि उससे सेल्स की डेथ हो। ठीक हो, पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन यूजुअली जो है इसको लोकल एनेस्थेटाइज करके अगर दिया जाता है तो फिर इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया जो है ऑलमोस्ट काफ़ी पेन को वो कंट्रोल कर लेता है, 100% ना ही सही लेकिन बहुत कम हो जाता है। सच एस ट्यूमर से इसको हटाते हैं। ठीक है, इसमें इस्तेमाल क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन भी सेकंड ऑप्शन है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन आप बता सकते हैं कि ये क्लियर सर्जरी है। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन है बेस्ट कैंसर के लिए। ठीक हो, नेक्स्ट उन्होंने दूसरी बात की है, वो भी आपके पास जो है यही रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशन थेरेपी है। ठीक है, इसको इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव के ऊपर से ही एक्सटर्नली प्रोसीजर ऑफ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर दैट डिलीवर रेडिएशंस डायरेक्टली टू ट्यूमर्स। ठीक है, सो ट्यूमर्स को डायरेक्टली रेडिएशंस जो एक्चुअली हम रेडियोथेरेपी समझते हैं वो यही है। ठीक है, इसको IORT एब्रीवेट किया जाता है। बहरहाल ये रेडिएशन टेक्निक्स और साथ में सर्जिकल टेक्निक्स ये लोकली हम अप्लाई करते हैं, लोकली रिमूव किया जा रहा है, ये लोकली हम रेज जो है उससे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसमें से पैचेस लगा रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें आपको जो है कंट्रोल करता है ट्रीटमेंट में लोकल ग्रेड के ऊपर। सिस्टेमिक में जब आते हैं तो हार्मोन्स थेरेपीज भी है, टारगेटेड भी है एंड इम्यूनोथेरेपी है, वहाँ पे उनकी मिसिंग्स थी। सो इम्यूनोथेरेपी भी आपकी ऑप्शन है वहाँ पे, टारगेटेड थेरेपीज और कीमोथेरेपीज में ही बात की थी। ठीक है, सो टारगेटेड थेरेपीज में आपकी कीमोथेरेपीज का ऑप्शन भी जो है आएगा, कीमोथेरेपी को अलग आप बताते हैं या टारगेटेड में भी शामिल करते हैं। सो एनी हाउ, सो इसमें से जो है इम्यूनोथेरेपीज के ऑप्शन अब अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। ठीक है, लेकिन नेचुरल में उन्होंने TCM लिखा हुआ है, TCM फॉर चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। ये चाइना का हॉस्पिटल है। ठीक है, नाम भी इस तरह बता रहा है, पोहोवा हॉस्पिटल, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सो पोहोवा है जो भी है या पोहा है। सो ये वाला हॉस्पिटल चाइनीज ट्रेडिशन चाइनीज मेडिसिन को अप्लाई कर रहा है। जरूरी नहीं है कि चाइनीज ट्रेडिशनल ही हो। ठीक है, मतलब नेचुरल मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाए
साथ ही साथ रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करने के या रिस्क फैक्टर्स को करेक्ट करने के साथ साथ या विटामिन सी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है और एंटी कैंसर एक्टिविटी इसकी है। एंटीऑक्सीडेंट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। इम्यून को जब इनहांस करेगा तो वही प्रॉपर्टी जो है उसको मास को क्लियर करने में काम आएगा। जो मैंने बात की है कि वो जो है नॉन इन्वेसिव से इन्वेसिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां पे भी जो है कीमो उसको एलोपैथी को शुरू करवाने मैं अपनी लेवल की बात करूंगा, मैं जो है कभी सजेस्ट ना करूं। ठीक है, मैं वहां पे जो चीज सजेस्ट करूंगा वो यही होगी। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है हर्बल मेडिसिन में भी और होम्योपैथी में भी लोगों को मैं दी हुई है, देता हूँ। रिसेंटली भी लोग जो है ट्रीटमेंट प्लान्स के ऊपर होंगे जिसको मैं प्लान करके मेडिसिन देता हूँ। ठीक है, महंगी आती है, बाहर से मैं मंगवाता हूँ, लेकिन होम्योपैथी में ऑप्शंस है। ठीक हुआ, जो कि आप उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल करते हैं या उसको अलग होम्योपैथिक मेडिसिन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो हर्बल मेडिसिन में भी इसके ऑप्शंस अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छी रिजल्ट्स इनके हैं, जो गिल्टी इम्यूनिटी है उसको खत्म करने के लिए और नॉन इन्वेसिव को क्लियर करने में, जो कि इन्वेसिव की तरफ जाए ही नहीं। ठीक है, सो ऐसा रिजल्ट जो कि पेशेंट्स खुद फॉलो अप में बताते हैं कि वो चीज़ क्लियर हुई है। सो ये भी जो है मेरे पास इनका डेटा है। सो दैट्स वाई ये चीज़ जो मिसिंग है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। कुछ हॉस्पिटल में भी ये प्रैक्टिस की जाती है और साथ ही साथ इस तरह की जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको भी इस्तेमाल करवाना चाहिए। ये भी मैं इसकी भी फेवर में हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, बजाय इसके कि फौरन इस पे जंप लगाया जाए नॉन इन्वेसिव में। फिर ये एक मिनट की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट इसके ऊपर जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें कि दुनिया में क्या पैटर्न है, ठीक है, यूरोप में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में क्या हो रहा है, एशिया पैसिफिक में क्या हो रहा है, हम बस सिंपल यहाँ पे 2018 टू 24-26 तक की प्लान के क्या ग्लोबली बेस्ट कैंसर थेरेप्यूटिक्स पे सोचा जा रहा है, क्या खर्च कर रहे हैं, कितने मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, क्या मार्केट है, क्या ये सोचते हैं और क्या जो है सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये बीच में ऑफ हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बस क्लास में बोलते बोलते क्लास ऑफ हो, रीजॉइन करें। ठीक है, क्लास में दोबारा